नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों की, भारत चीन के बीच हुए हालिया समझौतों की, रूस यूक्रेन युद्ध की और विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएई यात्रा की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके लगातार इस तरीके के फैसले भी आ रहे हैं सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद क्या आपको लगता है कि जिन भारतीयों पर अमेरिका से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है वह टल जाएगा? और इसके अलावा ट्रंप जिस तरह एक एक कर विभिन्न देशों पर अमेरिका के आर्थिक हथियारों से हमला कर रहे हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं? जी देखिए, ये तो ट्रंप ने अपनी पॉलिसी पहले ही क्लियर कर दी थी जी। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी वही चीज़ लेके चले, और कुछ उनकी चीज़ें तो पहले टेन्योर में भी थी जी। और उन्होंने रिकॉर्ड तो किया ही, हिस्ट्री क्रिएट की है कि देखिए वो दूसरी बार, मतलब नॉर्मली ये होता रहा है कि दूसरा टेन्योर जैसे ओबामा और बाकी लोग आते रहे जी। ये जो है एक छोड़ के उसके बाद दोबारा टेन्योर आए हैं जी। लेकिन पॉलिसी अपनी उन्होंने क्लियर रखी है। पहले भी अमेरिका फर्स्ट किया था जी। अभी भी अमेरिका फर्स्ट लेके चल रहे हैं जी। और दो तीन चीज़ें जो अभी आप बात कर रहे हैं उन्होंने क्लियर कर दिया था इमिग्रेशन के मुद्दे पर जी, कि जितने भी अभी अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन हैं उनको जो है वो निकालेंगे जी। बाकी बिल्कुल सही है कि वो हमला कर रहे हैं, उन्होंने इकॉनमी को या ट्रेड को एक हथियार बना लिया है जी, जिसको लेके चले तो। और वो था भी, पहले भी हम लोग यहाँ बात किए थे, वहाँ हमने कहा था कि ये वो बिजनेस बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है और उन्होंने देखा है कि अमेरिका के पास क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो चीज़ वो लेके चल रहे हैं। वो अमेरिकन वर्कफोर्स लेना चाहते हैं जी। वो तो इसके खिलाफ हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए जी, कि लोग आएँ और काम करें, हम पैसे दें जी, वो ये चाहते हैं। लेकिन उसके साथ बाकी देशों के साथ भी अमेरिका तो पूरा डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर जी, हथियार और बाकी चीज़ें तो उनका है, जिससे वो काफ़ी कमाते हैं, टेक्नोलॉजी से लेते हैं, लेकिन स्किल्ड मैन पावर बाहर से ही आती है उनके पास जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ले करके उन्होंने चलना है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जिसे कहते हैं जी, अपनी सुरक्षा का अपनी ले करके चलना, वो जरूर करना चाहते हैं। इकॉनमी, ट्रेड और माइग्रेंट से मेन चीज़ें हैं। और देखिए इनकी लीडरशिप एक अनकन्वेंशनल लीडरशिप है। पहले जैसे प्रेडिक्टेड होती है कि किसी देश में कि वो पॉलिसी चलेगी जी, ये लीडर उस पार्टी की ये पॉलिसी लेके चलेगा, ये अपनी पॉलिसी है जो ये अनकन्वेंशनल है और जो लेके चलते हैं जी। और उस पर उन्होंने ऑलरेडी पहले बता भी दिया है। और कुछ जगहों पर वो टोटली अनकम्प्रोमाइजिंग है जी। आप देखिए उन्होंने चीन के बारे में दिया जी, कि वो संबंध सुधारना चाहते हैं। रूस के बारे में भी उन्होंने बोला है जी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखिए, उन्होंने साफ बोला कि मैं पहले टेन्योर में गया, उनसे बोला $400 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने किया, मैं गया जी। अभी उन्होंने बोला कि $500 बिलियन करें तो मैं ज़रूर जाऊंगा जी। और वहाँ यूएई से आ गया कि हम $600 बिलियन करेंगे जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो देख करके चल रहे हैं। और उसमें अभी देखिए एक सर्वे हुआ था, मैं चूँकि आगे हम लोग जब बात करें उससे पहले, एक यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स जी, उसने एक सर्वे किया था, ग्लोबल सर्वे, जिसमें 28 देशों में किया जी। और उन 28 देशों में उन्होंने भारत को भी शामिल किया था, जिसमें जो ट्रंप का ओपिनियन है 24 देशों में जी, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है जी, जो करेंगे जिस तरह भी है, इंक्लूडिंग भारत, इंडिया में भी जी, वही है जी। 4 में हैं जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज हैं कुछ जी, और जिसमें ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज हैं, चीन हैं, और है जिसमें कि उन्होंने थोड़ा सा डाउन है उसमें। और ख़ास करके आप देखिए सबसे ज़्यादा जो अच्छे ओपिनियन मिला है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, भारत से, सऊदी अरेबिया, इन देशों से मिला है जी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनकी क्या पॉलिसी जो उन्होंने सामने भी कर दी है, तब भी जो है लोग लेके उनको चल रहे हैं। और अभी देखिए उन्होंने जहाँ तक
मोदी से, प्राइम मिनिस्टर से उनकी बातचीत है, वो तो पर्सनल इक्वेशन पहले भी था जी। और अभी भी रहा है। जब ट्रम्प नहीं भी थे तब भी बातचीत इनकी आपस में होती रही है, तो वो इक्वेशन तो है। लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं इमिग्रेशन की, देखिए वो तो प्रॉब्लम वहाँ है और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। और अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि रिसोर्सेज हमारे जो है इनके ऊपर जा रहे हैं जी। जो अमेरिकन्स पर खर्च होने चाहिए। और उनके हिसाब से जो इनकी टीम ने अभी किया है, 2022 का या 23 का ये सर्वे था कि तकरीबन 1.5 करोड़ 11 मिलियन कह रहे हैं इनके यहाँ अनऑथराइज्ड जी। इमिग्रेंट्स हैं, जो उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा मेक्सिको के हैं, करीब 40 लाख के आसपास वो कह रहे हैं, कोलंबिया है, एल सल्वाडोर है, और भारत के भी तकरीबन 7.25 लाख लोग हैं जो कि हैं ऐसे। और उसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो नंबर 3 के आसपास आता है भारत जी। इसमें इमिग्रेंट्स के मामले में। तो उन्होंने, ट्रम्प ने ये बोला भी है कि भारत जो कुछ हो सकता है करेगा इस मामले में, जब उनसे पूछा गया इसमें। और भारत ने भी बोला है कि जो भी इलीगल अगर इमिग्रेंट्स हैं तो हम उसके खिलाफ हैं, कहीं भी है उसके खिलाफ हैं। तो ये जो चीज़ है ये मिल बैठ करके दोनों ने आपस में मेरे ख्याल से बातचीत होगी। और देखिए अभी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब एशिया में तो पहले उन्होंने बात ही अभी की है, इंडो पैसिफिक इस रीजन में प्राइम मिनिस्टर मोदी से जी। और उन्होंने खुद वहाँ पर अनाउंस किया है कि मोदी फरवरी में आएंगे जी। तो वैसे फरवरी में फ्रांस में भी G7 में है आई थिंक एक समिट, तो वहाँ अगर नहीं होगा, वो कह रहे हैं लोग कि शायद ट्रंप नहीं जाएं जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे जी। और उनकी मुलाकात होगी, तो ज़रूर इन मुद्दे पर बात होगी। लेकिन देखिए दोनों चीज़ें हैं, भारत के लिए भी अमेरिका बहुत ज़रूरी है और अमेरिका के लिए भी भारत बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं जी। या उससे पहले ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड में यस तकरीबन देखिए $119 बिलियन का ट्रेड था भारत और अमेरिका के बीच में, और ये भारत के फेवर में था तकरीबन $42 बिलियन के आसपास, जो ट्रम्प कहते हैं कि नहीं वो नहीं होना चाहिए। तो वो एक चीज़ है, वो फेयर ट्रेड टाई चाहते हैं कि बराबरी की हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखिए तो वो इंपोर्ट देखिए वो काफ़ी हैं। हालांकि उनका एक ये भी जोर है कि भारत, वो उन्होंने बोला भी है कि भारत जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो हमसे ले, वो चाहते नहीं है कि रूस से जो अभी तक इतना आ रहा है उतना नहीं हो, तो वो भी एक तरह से वो चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो मतलब इम्बैलेंस जो भी है इन सब मामलों में, लेकिन एक चीज़ देखिए बात रह जाती है कि उन्होंने देखा जाए अगर कायदे में अगर आप पीछे जाएं तो हमारी काफ़ी एग्रीमेंट्स उनके साथ हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट जब वो थे और उसके बाद में भी, तो उसको आगे हम देखेंगे। उनके साथ भी कई चीज़ें हैं जिसके साथ कि हम देखा जाए तो रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हुए हैं उनके साथ। अब उन्होंने देखिए ये भी बोल दिया है कि अगर ब्रिक्स, जिसका भारत भी हिस्सा है, ब्रिक्स अगर डॉलर के अलावा कोई और करेंसी लाता है तो 100% टैरिफ लगाएंगे जी। अब वो भी एक चीज़ है, भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। और हालांकि देखिए ट्रम्प चाहते हैं कि भारत स्ट्रेटजिक पार्टनर है जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, इवन आप अगर देखें मेडिटेरेनियन में भारत का इन्फ्लुएंस काफ़ी है जी। और चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि चीन किस तरह अपने नोड्स, पॉइंट्स बना रहा है। लेटेस्ट हमने गवादार के बारे में भी पिछली बार में बात की कि गवादार में उसने पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया। अब वहाँ टूरिस्ट तो आने नहीं है, कोई कंपनी जाने नहीं है, तो होगा कौन? वो अपना रखेगा। मालदीव्स में देखिए उसने किया, श्रीलंका में किया है, म्यांमार में किया है, बांग्लादेश में पोर्ट बनाया है। तो ये एक तरह से उसका एम बेसिकली यही है इंडियन ओशन के लिए, उधर स्टेट ऑफ मलाक्का के लिए, इधर इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन में जी। तो उसको जो है क्यों है? क्योंकि देखिए मैक्सिमम शिपिंग जो है इनकी सामान तो बाकी देशों का जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्री है
शिपिंग इंडस्ट्री में 70 to 80% तो अमेरिका या वेस्ट यूरोप की शिप्स हैं या उनके थ्रू ही कारोबार होता है जो कंपनीज हैं जी तो उनको खतरा होगा। जी तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत जो है उनके साथ वो चाहते हैं कि भारत साथ में रहे। जी लेकिन भारत की भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं उनके साथ। अब जो हमने अभी बात की वो तो है ही है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं। देखिए ट्रेड की बात होगी, अमेरिका चाहता है जी लेकिन उसको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। जी स्किल्ड वर्कर्स भारत ने काफ़ी दिए हैं और ऐसे स्किल्ड वर्कर्स हैं, अब तो खैर वहाँ रह के वो लोग टॉप लेवल में पहुँच गए हैं जी। तो वो अभी भी हैं। जो बाकी एक्सपोर्ट्स हैं खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो स्पेयर्स हैं वो सारे भारत से जाते हैं अमेरिका में। लेकिन इसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को भी चाहिए। जी तो वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में भारत भी काफ़ी आगे तक चला गया है, चाहे स्पेस लीजिए, चाहे आप साइबर और स्पेस है। इसरो ने देखिए ऑलरेडी कितना आगे बढ़ चुका है और नासा ने इसरो के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो एक कुछ चीज़ें भी हुई हैं साथ में। जब इनकी बात हुई है तो प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम म्यूचुअली बेनिफिशियल जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम ट्रस्टेड पार्टनर है एक दूसरे के, ये भी बात उन्होंने की है। तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी उनके साथ हो रखी है, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मुझे लग रहा है कि इन सब पर बात होगी और करनी भी पड़ेगी। और जहाँ तक इनका इंडिया की, भारत की जो अमेरिका को ज़रूरत है उससे ज़्यादा मैं कहूँगा भारत को भी ज़रूरत है वहाँ पर बैलेंस रखने के लिए, चाहे वो चीन के साथ हो इधर या रूस के साथ भी जो वहाँ कंडीशन है। साथ देखिए अमेरिका ने, मैं भी कहूँगा, मदद काफ़ी की है जी। इन्होंने मतलब अगर आप स्टेटस की बात करें तो अभी भी अमेरिका 2016 के बाद मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया है जी। भारत का 2008 में देखिए तकरीबन 0% था, अब जो है 2016 उसके बाद जो है काफ़ी कुछ आगे बढ़ा है। और इसी की बदौलत 2018 में इन्होंने अमेरिका ने जो फर्स्ट स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 पर डाल दिया था भारत को जी। बहुत कम देशों को उन्होंने दिया है जी। तो स्टेटस उन्होंने एक तरह से देखा जाए इसकी वजह से भारत अमेरिका से मिलिट्री वाले और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी भी ले सकता है जी, जिसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो वो चीज़ इसमें आ गई है। फिर एक एग्रीमेंट और हुआ था LEMOA का था, आई थिंक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट, ये उनके साथ हुआ है। एक COMCS से हुआ है जिसमें कम्युनिकेशन, कॉम्पेटिबिलिटी, सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट्स हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंस है भारत की कम है उनके लिए, काफ़ी है, आप इसके साथ देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, देखिए डिफेंस इंपोर्ट आप 2000 में लीजिए तो नियरली 0 था जी अमेरिका से, और 2020 आते आते आप ये तकरीबन $25 बिलियन हो गया। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ा है इसमें। और बाकी जो पीस कोऑपरेशन बाकी में भारत के साथ एक्सरसाइजेस भी किया है अमेरिका में जा करके, अमेरिका की नेवी के साथ, उनके ट्रुप्स के साथ। और 2019 में देखिए टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुई थी पहली बार, जहाँ की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ने मिलकर के एक्सरसाइजेस की थी। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपसी विश्वास उस लेवल तक बढ़ता है जी। तो ये है, लेकिन इसके साथ देखिए कुछ डाउट्स तो हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन वाली, वो एक डाउट तो है ही। फिर डिपोर्टेशन वाली, अभी ऑलरेडी उन्होंने लोगों को भर के डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कोलंबिया, मेक्सिको वगैरह में जी। तो एक वो चीज़ है। देन अभी भी देखिए अभी जो GE से इंजन्स मिलने थे तेजस के लिए, वो नहीं आ पाए अमेरिका से। थोड़ा डाउट है कि क्यों ये चीज़ें डिले हो रही हैं। देन जो इन्वेस्टमेंट है भारत को खासकर सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में, वो चाहिए। FDI काफ़ी है अमेरिका का,
वन ऑफ द लार्जेस्ट है, काफ़ी आता है, वो भी भारत को चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत को अमेरिका से चाहिए, और इसके लिए ये जो बातचीत वाला रास्ता है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि संबंधों में कोई कटुता आएगी या कमी आएगी, और ये कुछ चीज़ें हैं दो एक जिसको कि बैठ करके बातचीत करके ये सारे हो जाएंगी। और ट्रम्प तो बिल्कुल चाहते हैं कि भारत उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर बना रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से है ट्रेड के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में म्यूचुअली जब इतनी जल्दी मिलने की बात होगी, जल्दी क्या मतलब आप देखिए मेरे हिसाब से अगर फरवरी है तो कुछ भी टाइम नहीं है, जबकि ऐसी मुलाकात के लिए समय लगता है चीज़ों को बिल्डअप करने में। तो ये चीज़ होगी तो ज़रूर भारत के लिए और मैं कहूँगा अमेरिका दोनों के लिए फ़ायदे की बात होगी। और यही नहीं होगा, क्योंकि मोदी जब भी जाते हैं तो सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, ये ग्लोबल साउथ की भी बात लेके जाते हैं, बाकी देशों की लेके जाते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने भी देखिए एड भी बंद कर दिया था, फॉरेन एड जी, उससे भी फ़र्क पड़ा है। हालांकि भारत को देखिए उन्होंने पिछले साल देखा जाए तो आई थिंक $150 मिलियन का ही एड था, बल्कि बांग्लादेश को $400 मिलियन था, पाकिस्तान को $175 मिलियन का एड था, जो उन्होंने अभी फ़िलहाल रोका हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी हैं किसी न किसी रूप में ज़रूर बातचीत से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से जो पर्सनल इक्वेशन बना हुआ है प्रधानमंत्री का ट्रम्प के साथ, उससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा और दोनों को रादर फ़ायदा होगा। सर, भारतीय विदेश सचिव की चीन यात्रा के दौरान संबंधों में सुधार के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ आइसोलेशन में नहीं है कि अभी वो चले गए जी, शुरुआत तो वहीं से हुई थी जी, जब प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी जी, जो अपने गए थे वो लोग 2075 जो समिट हुई थी किजान में जी, वहाँ पर बातचीत हुई थी। और उसके बाद ये चीज़ शुरू हुई कि डिसएंगेजमेंट वाली भी बात हो गई थी उससे पहले, कि संबंधों में जो सुधार था दोनों तरफ से बातें होने लगी थी। तो अभी उसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो विदेश सचिव थे 26-27 जनवरी को गए थे और वहाँ पर उन्होंने बातचीत की थी। उसी बात को जो हम कह रहे थे कजान में जो अक्टूबर में बात हुई थी, मुलाकात हुई थी हमारे प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें देखिए कई चीज़ें उन्होंने की हैं। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा बंद हो गई थी उसको शुरू करेंगे जी, और डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद थी जी चीन के साथ, वो शुरू होगी। फिर इसमें ये भी था जो सबसे एक कटुता वाला था कि जो हाइड्रोग्राफिक डेटा है नदियों के बारे में जी, उसके बारे में चीन नहीं दे रहा था, जबकि इसके बारे में सहमति पहले थी। तो उसके बारे में भी बातचीत हुई है कि मैकेनिज्म बनाई जाएगी कि ये चीज़ हो, क्योंकि जो डैम्स वहाँ बना रहा है चीन, जिसको हमने पिछली बार उसके बारे में डिटेल में बात की थी, उसके वो भी जो है थोड़ा लेकर के चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ चूँकि इस साल 75 साल पूरे हो जाएंगे भारत और चीन के संबंध, जो कि 1950 में बहाल हुए थे, उसको भी लेकर के कैसे आगे बढ़ाएंगे उसकी भी बात हुई है। चीन इस बार SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का की प्रेसिडेंटशिप है उसके पास, तो उसके बारे में भी बात हुई है कि उसको सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला है कि उसको सपोर्ट करेंगे जी। तो ये कुछ चीज़ें ले करके ये चलते रहे हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स तो हैं जी, मेजर इश्यूज अगर आप लीजिए तो भारत क्वाड का मेंबर है और भारत इस साल क्वाड की लीडरशिप समिट करेगा, आयोजन करेगा। अब नेचुरली चीन नहीं चाहेगा क्वाड, बिकॉज बनाई है चीन के खिलाफ, तो एक उसमें है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर जितना भी आप कह दीजिए कि म्यूचुअल बातचीत हो जाए, लेकिन जो डिस्ट्रस्ट है जी, आपस में जो डिस्ट्रस्ट है कि हम भरोसा जो एक बार टूट गया वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता, वो चलता रहेगा। देखिए भारत में भी अब जैसे हम अमेरिका की बात करें, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक तरह से लेके चल रहे हैं, भारत भी अब आत्मनिर्भर भारत को लेकर के चल रहा है।
और लोगों में हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ गई है, जी आर्थिक राष्ट्रीयता, जी कि भाई हम अपने आप को, अपने जो अर्थ हमारे हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उसको अपने पास रखें, अपने आगे बढ़ें ले करके। तो ये चीज़ भी आ रही है कि चीन जो है हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हमारा पैसा ले रहा है। जी एक ये भी चीज़ है। देन चीन के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, जो म्यांमार में वो कर रहा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स की मदद किया, इधर आप बांग्लादेश में देखिए, नेपाल के साथ देखिए, भूटान देखिए, मालदीव देखिए, इसको देख करके भी अब ये कटुता इतनी जल्दी कैसे कम होगी, इतना आसान भी नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में जो कर रहा है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो नोट्स बना रहा है भारत के खिलाफ, जी ब्रिक BRI तो है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली बात है वो ज़मीन पर भी कर रहा है जी और यहाँ भी कर रहा है। तो वो भी एक चीज़ है जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अदरवाइज दूसरे के खिलाफ तो है नहीं इतना। जी तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप देखिए, अक्साई चीन के बारे में वो बात नहीं करना चाहता, आज़ाद कश्मीर में BRI वो बाकी सब कुछ कर रहा है, CPSC उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं वो करता। और अब भारत एक तरफ से मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, एक तरफ नहीं हो। चीन जो है अपने आप को कहता है कि अमेरिका को हम एक टक्कर देंगे, मतलब वो यूनिपोलर वर्ल्ड लेके ही चलना चाहता है अपना। तो ये एक चीज़ कैसे ख़त्म होगी। दूसरा, भारत के जो रिलेशंस अमेरिका के साथ और प्रगाढ़ हो रहे हैं, वो चीन कैसे देखेगा जी क्योंकि वो तो कभी वो पहले ही बोल चुका है कि ये तो भारत को नुकसान ही करेगा जी अगर अमेरिका के साथ जाना। फिर अब इसके साथ अगर आप देखें, आप देखिए कितने टेररिस्ट जो वांटेड थे भारत के द्वारा पाकिस्तान के या बाहर हैं, जिनको UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN में भारत और अमेरिका ने भी लेकर के, अमेरिका ने बल्कि लिया था उसको, और उनको उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए, लेकिन चीन ने वहाँ पर वीटो कर दिया जी उनके खिलाफ। सजाद मीर एक जीता जागता इसका एग्जाम्पल है, और भी हैं। तो क्या इसको लेकर के बातें कैसे, किस तरह चलेगा, किस तरह आपसी बातचीत बढ़ जाएगी जी नहीं आगे बढ़ेगी। फिर आप देखिए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, दोनों में भारत भी अपनी बढ़त चाहता है और चीन तो ऑलरेडी कुछ आगे बढ़ चुका है और वो चाहता है। वहाँ पर कैसे होगा जी खास करके देखिए एनर्जी सेक्टर में जो मिनरल्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ भी जो है दोनों कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत डिपेंडेंट है अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा हमारा वहाँ से आता है चीन से। पहले तो 90% मोबाइल्स वहाँ से आते थे जी। लेकिन अब भी 50 to 60% हैं वहाँ से आ रहे हैं। सोलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आ रही हैं, उनकी कंपनियां दोनों यहाँ पर हैं जो व्हीकल्स बेच रही हैं, प्लस सारी बैटरीज वहीं से आ रही हैं, टेक्नोलॉजी वहीं की है। तो दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के साथ जो हमारा है, भारत कर रहा है, करना भी चाहिए। तो अब इसको अगर देखें तो अगर जो ये डिस्ट्रस वाली चीज़ें हैं वो शायद हम वो चीन के पक्ष में हैं, क्योंकि वो चीन की तरफ से हैं, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कंट्रोल ये हो सकता है कि हम आत्मनिर्भर के मामले में और आगे बढ़ें जी। ये चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे बैटरी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल्स हैं, अगर हम 40% कम कर सकते हैं, तो जो 40% हमने जो कम किया है मोबाइल्स पर, वो हम उस स्टेज पर आना चाहिए कि हम 100 तक पहुँचें और एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उस लेवल पर कि हमें खुद बाहर से नहीं लेना पड़े जी। तो इन चीज़ों में हमें लेके आगे चलना पड़ेगा। मे भी जो ये देश हैं, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, इवन अमेरिका, देखिए चिप्स के मामले में अमेरिका कितना आगे है जी। और अमेरिका ने AI चिप्स बंद कर दिया एक्सपोर्ट चीन को प्रॉब्लम होने लगी जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि हम इन देशों के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तो अब हम जो है धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचेंगे। और देखिए यही नहीं है, चीन के पास
सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एज है जी जो ऊपर है हमारे, वो है प्राइसिंग के मामले में। जी हर एक चीज़ वो कम करके प्राइस वहाँ कम होती है। जी आप देखिए, आप एक इलेक्ट्रिक शेवर लीजिए या वो ट्रिमर लीजिए, आप देखिए उस पीछे वो, अब तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया है, जी। इंडियन नाम दिए हैं, बट अंदर कहीं ना कहीं पाएंगे आप मेड इन पीआरसी। जी चाइना में नहीं लिखते, सीधा पीआरसी ही लिखते हैं। जी तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इन चीज़ों के अगर हम इंपोर्ट करें, सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि प्राइस कम है, जी वो कम करके दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एज है, हम वो उसको हमें अपने यहाँ कम करना पड़ेगा। जी और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी इसमें काम आएगी जी कि भाई ठीक है थोड़ा महंगा है लेकिन हम अपना ही इस्तेमाल करें, जी वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे बिजनेसमैन वो बिजनेस मेंटलिटी ही लेके चलेंगे, जी अगर वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं लेंगे, जी प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ज़्यादा, तब ये मुश्किल तो रहेगी। जी तो इसको भी तुम्हें हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये इंसेंटिव सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ने, देखिए पीएलआई जो इंसेंटिव है में है जी उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। जी उससे इन चीज़ों में जो भी इंसेंटिव्स हैं, ऐसी इंसेंटिव्स दे करके इसको कम किया जा सकता है। फिर साइबर और बाकी चीज़ें हैं, उसमें देखिए चीन आगे है काफ़ी, जी उसको रिस्क को भी हमें कम करना पड़ेगा आगे चल के, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि साइबर और स्पेस में हमें मतलब एक तरह से मैं अटैक नहीं कहूँगा डायरेक्ट, बट कर सकता है जी कहीं भी हमारे एनर्जी सेक्टर को। बाकी इतनी चीज़ें, ट्रेन्स हैं हमारी, रेलवे नेटवर्क है, बाकी नेटवर्क्स हैं, उसको अगर जैम कर दिया उसने, उसको अगर हैक कर लिया, बैंकिंग सेक्टर को हैक कर लिया, तो हमारी जितनी हम आज दुनिया में सबसे आगे हैं यूपीआई और बाकी चीज़ें ले करके, हमें मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। जी तो हमें इसको भी बहुत सुरक्षित करके और बचा करके हमको रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि कुछ नरम जरूर हुए हैं जी दोनों के आपसी संबंध, थॉ इन रिलेशंस हुआ है जी थोड़ा नरम हुए हैं, लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो विश्वास, आपसी विश्वास है, वो अभी तक नहीं आया है। और मैं ये भी कहूँगा कि इतनी जल्दी करना भी नहीं चाहिए जी क्योंकि हमें अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। एक पहल है, अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल इतनी सार्थक तब तक नहीं होगी कि जब तक ये डिस्ट्रेस जो कह रहे हैं वो भावना, मैं ये कहूँगा दुर्भावना जो बन चुकी है जी वो इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। और हम तो यहाँ अमेरिका और अपने के बीच में सिर्फ $45 बिलियन की बात करें, हमारे उनके संबंध में देखिए कितना फ़र्क है। जी उनके यहाँ से हम 150 के आसपास $1 बिलियन ले रहे हैं चीन से, और हमारा तो सिर्फ 35, 40, $50 बिलियन 60 तक जा रहा है जी एक्सपोर्ट। जी तो इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा जहाँ हम लगे कि हम भी इस ऐसी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं कि अब चाइना आंख नहीं दिखा सकता और ना हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हम उसकी मदद के लिए, आपसी मदद के लिए, म्यूचुअल बेनिफिशियल हो करके हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब उस स्टेज पर पहुंचेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, संबंध सुधरना। जी बिल्कुल सर। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? कहा जा रहा है कि यह युद्ध रुकवाने का ट्रंप का सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। उस सीक्रेट प्लान में क्या था सर? मैंने वैसे आपसे एक बार पहले भी पूछा था यही सीक्रेट प्लान के बारे में। बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये जब से ट्रंप ने इलेक्शन नज़दीक आ रहा था और इलेक्शन में अपनी स्पीचें जो दे रहे थे, तो तब से वो बोल रहे हैं पहले से। इनफैक्ट वो पहले से कह रहे थे कि हम एक दिन में, पहले तो उन्होंने बोला कि युद्ध होता ही नहीं, अगर मैं राष्ट्रपति होता, वो कहते हैं एक दिन में ख़त्म कर देंगे, और चीज़ें वहाँ से चली आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने अभी बोलना शुरू किया है जी, या प्लान अभी बनना शुरू किया है जी। देखिए, ट्रंप की जो टीम थी वो उनके पहले टेन्योर के उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 2 एडवाइजर्स थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल केथ केलॉग हैं और एक और थे। 2 लोग थे जिन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, और अभी नहीं, अप्रैल मई 2024 में जी, और ये पॉलिसी उन्होंने प्रेजेंट की थी ट्रंप को जी, उस समय इलेक्शंस की, जबकि अभी वहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं वो था फीवर, बट चल रहा था वो, तो उस समय था। उससे पहले देखिए 2022 में भी कई पॉलिसीज आई। टर्की में
मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, वहाँ प्लान था। उसके बाद चीन ने अपना 11 पॉइंट का प्लान दिया था जी। यूक्रेन ने अपना 10 पॉइंट का प्लान दिया था। फिर अफ्रीकन नेशंस के 6 के हेड्स ऑफ स्टेट गए थे, जो जाके यूक्रेन और रूस दोनों जगह गए थे, वहाँ भी मीटिंग्स हुई थी। जी। फिर पीस इनिशिएटिव्स और आए थे, भारत भी, हमारे प्रधानमंत्री भी देखिए यूक्रेन और रूस दोनों जगह गए थे। जी। तो ऐसा नहीं है कि प्लान्स नहीं आए थे, लेकिन इस प्लान की चर्चा शुरू हो गई थी। और अभी लीक की बात हो रही है, देखिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं प्लान में, जो आपने पहले कहा कि ताज़ा हालात क्या हैं, देखिए ताज़ा हालात तो वही स्टैटिक हैं जी। यूक्रेन कुछ खास नहीं कर पा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके ड्रोन्स रूस में जा रहे हैं, कभी रिफाइनरी कभी कहीं डैमेज कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जी। लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं रह गया, क्योंकि हर एक आदमी देख रहा है कि नुकसान यूक्रेन का ही ज़्यादा हो रहा है। बीच में आपने देखा कि कभी लगता था इतनी ज़्यादा उन्होंने भेज दिए ड्रोन से, एयरक्राफ्ट या मिसाइल भेज दिया, अब मिसाइल्स यूक्रेन की बंद हो गई हैं रूस में जाना काफ़ी दिनों से, क्योंकि जहाँ वो भेजते हैं उससे ज़्यादा डैमेज इनके यहाँ होता है, पुतिन करते हैं। तो वहाँ पर जो है पुतिन धीरे धीरे लगे हुए हैं जी। वो अपने आर्टिलरी और रॉकेट्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट ले करके उसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखिए कुर्स्क में जहाँ इनकी कुछ उन्होंने 60% तो ले लिया था, 2-3 सेटलमेंट विलेजेस और उन्होंने ले लिए हैं यूक्रेन से वापस। उसके अलावा अभी चेसिवार में जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, एक हाई ग्राउंड पर है, जहाँ से कि यूक्रेन के अंदर उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को बहुत उससे देखा जा सकता है, और जो काफ़ी दिनों से रूस लेने की तैयारी कर रहा है और बहुत नज़दीक पहुंच गया है उसके। तो वहाँ पर जो है बहुत स्ट्रेटेजिक टाउन है, वो बहुत नज़दीक पहुंच गया है रूस वहाँ के। और एक टॉरस्क टाउन भी है जो बहुत बड़ा माइनिंग मिनरल्स का और माइनिंग सेंटर है जी। दोनों रूस हर हालत में लेना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, वहाँ पहुँच गया है। अभी जहाँ तक यूक्रेन का है, देखिए यूक्रेन के पास वो कमी दोनों हैं, सोल्जर्स की भी, वेपन्स की भी। जी। अभी उन्होंने नेशन वाइड रेड किया है यूक्रेन में कि कई जो उन्होंने उम्र बनाई थी 21 से लेकर के ऊपर उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए कि लोग नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर रेड कर रहे हैं वो कि लोगों को निकाला जाए और लिया जाए। उसके लिए अभी ह्यूमैनिटेरियन एड या बाकी एड कहिए, ट्रंप ने एज इट इज फ्रीज कर दिया है फॉरेन एड, तो उसका असर इन पर भी पड़ा है, जो वेपन्स नहीं बाकी जो एड है। सो उन्होंने मुझे लगता नहीं कि यूक्रेन कुछ पा रहा है जी, न ज़मीन पर न अपने बाकी जगह से कहीं से, और बेचैनी जरूर वहाँ पर है कि क्या होगा आगे। हालांकि ट्रंप ने ये कह चुके हैं कि रूस के लिए कि भाई डील आप कीजिए, नहीं करेंगे तो हम टैरिफ्स और सैंक्शंस और बढ़ाएंगे उनको। और जहाँ तक रूस का सवाल है, देखिए रूस ने तो 20% तो ले लिया है, क्रीमिया को मिला करके बाकी पूरा लैंड 20% ले लिया है उसने, खार्किव के नज़दीक पहुँच गया है, डोनेस्क, लुहांस, ज़ैपोरिज़िया, खिरसान वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है वो। और थोड़ा बहुत और है जो कर्स्क में उसने लेना है, जो जहाँ यूक्रेन के पास है, वो भी अगर ऐसे रहा तो ले ही लेगा, जो बात चल रही है। लेकिन लाखों सिविलियंस डिस्प्लेड हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, सोल्जर दोनों तरफ के, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इनका तो 75% से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, रिसोर्सेज नहीं है आगे की लड़ाई करने के लिए इनके यूक्रेन के पास। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर। और अभी तक देखिए ट्रंप ये देख रहे हैं कि $70 बिलियन अमेरिका का जा चुका है यूक्रेन के पास। उसके बाद आई थिंक $60 बिलियन या 62 कुल मिला के पूरे यूरोप का है। तो उससे लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि बेमतलब की मौतें वहाँ हो रही है, ये उनका का कहना था। तो उन्होंने पहले ही बोला कि भाई सीज फायर होना चाहिए हर हालत में वहाँ पर, और ये चीज़ बंद होनी चाहिए। तो अभी और जो प्लान था एक्चुअली, देखिए लीक तो क्या हुआ है, यूक्रेन के एक पेपर है जिसने स्ट्रेना जिसने लीक किया है,
कि ये जो प्लान है, हालांकि इस प्लान की हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कुछ चीज़ें पहले भी आ चुकी थी। तो इसमें जो इनका प्लान लीक हुआ है उसमें ये था कि जो जनवरी फरवरी में तीनों की बात होगी जी, ट्रंप की और जेलेंस्की और पुतिन की, और बातचीत के बाद ग्राउंड बनाया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, और इसके बाद इनके बीच एक मीटिंग होगी जी, फरवरी में मीटिंग करने के बाद सीज फायर की बातचीत सब आगे बढ़ेगी जी। लेकर के, और अप्रैल तक सीज फायर हो जाएगा जो अभी आया है इसमें, और करंट सिचुएशन पर सीज फायर होगा। जो अभी सिचुएशन है वहीं पर सीज फायर होगा। और ये भी है कि यूक्रेन जो है कर्स का जो भी रीजन है रशिया का, वहाँ से विड्रॉ कर जाएगा जी, वापस आएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं वो रखेगा रूस अपने पास। अमेरिका और नाटो सब मिल करके मजबूत बनाएंगे, वेपन्स देंगे यूक्रेन को कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। और धीरे धीरे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रूस के ऊपर, वो धीरे धीरे ख़त्म किए जाएंगे जी। और जो उन्होंने ये भी कहा कि रशियन ऑयल पर और गैस पर वो स्पेशल ड्यूटी होनी चाहिए, लगाएंगे, जिससे कि ये इतना ज़्यादा नीचे ना रहे बाकियों से जी। और एक जो प्लान था जो पुतिन चाहते थे वो भी इन्होंने इंक्लूड किया था कि जो प्रो पीस पार्टीज हैं, कहने का मतलब एक तरह से कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जी, यूक्रेन में, वो भी इस पीस प्लान में उनको भी लिया जाएगा जी, और उनका मतलब ओवरऑल था कि फोकस पीस पर होगा जी, कि डेथ डिस्ट्रक्शन नहीं हो, न कि टेरिटरी पर, न कि ज़मीन पर कौन कितना लिया है क्या है। जी, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल सकती है, नाटो की नहीं, जी। ये भी पॉइंट उसमें एक था। और रशिया जो है कोई और टेरिटरी नहीं लेगा और नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ट्रेड और इकोनॉमिक्स की बात वो चलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो प्लान लीक हुआ था, लेकिन देखिए पहले भी ये बातचीत चल रही थी जी। कि करंट पर सीज फायर होगा, नो मैंस लैंड एक बनेगा। नो मैंस तो क्या मतलब, वो बीच में जो एक लैंड रहेगा जिसमें कि पूरे बॉर्डर पर जो 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है, और उसमें जो है इंटरनेशनल फोर्स रहेगी जो उसको देखेगी। तो ये चीज़ पहले भी आई थी, उसमें ये भी बात हुई थी कि नाटो मेंबरशिप 20 साल के बाद सोचेंगे, जो रिजेक्ट कर दिया था वो सारा पुतिन ने पहले ही। तो ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन डीमिलिटराइज जोन या नो मैंस जो हम कह रहे हैं, नो मैंस तो क्या डीमिलिटराइज जोन होगा जिसमें इनके किसी की नहीं होगी मिलिट्री। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको इन्होंने नहीं माना था पुतिन ने। उसमें भी था कि रीबिल्डिंग यूक्रेन के लिए जी, उसमें बहुत खर्च लगना है जी, 200 कह रहे हैं बिलियन डॉलर, क्या लोग कह रहे हैं ट्रिलियन डॉलर तक लग सकता है जी। उसमें ये था कि जो वेपन्स देंगे यूक्रेन को, उसमें जो है इन्होंने बोला कि जो तकरीबन 240 बिलियन डॉलर फ्रीज कर रखे हैं एसेट्स रूस के, वही इस्तेमाल होंगे। ये भी पीस की बात थी। और जो दो लोग मैंने कहा था, लेफ्टिनेंट जनरल केथ केलॉग थे और फ्रेड फ्लिट्ज से दूसरे, जिन्होंने शुरू का पहले का प्लान बनाया था और वही प्लान आगे बढ़ा था। सो पुतिन का जो था, देखिए पुतिन तो पहले कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं जी। उनके साथ, ट्रंप के साथ। उन्होंने कहा जेलेंस्की तो कुछ है ही नहीं है, तो हमें बात ही नहीं करनी है, वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करते, यूरोपियन यूनियन का कोई मतलब नहीं है। तो वो उन्होंने अपनी बात कही थी पहले। फिर उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि जो एरियाज हमारे हैं ये हमारे हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ओडेसा में लग रहा था कि कुछ एरिया वो छोड़ सकते हैं। नाटो न्यूट्रल रहे, वो हमेशा यही कह रहे थे, कोई वेपन से ट्रुप्स नहीं दिया जाए यूक्रेन को, न्यूट्रल रहेगा तो जरूरत ही नहीं है, सैंक्शंस हटाया जाए। और उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं, फुल पीस ट्रीटी होनी चाहिए, जिससे कि ये चीज़ आगे नहीं हो जी। तो ये कुछ चीज़ें लेके वो चल रहे थे। और देखिए अगर देखा जाए तो यूक्रेन भी पूरा अपने रिसोर्सेज उसके ख़त्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुका है, मैन पावर और बाकी भी जी। यूरोप का भी यही हाल है जी। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने बोला है
कि अमेरिका हथियार देता रहे यूक्रेन को, उसका जो पैसा होगा हम देंगे। जी। तो नेचुरली उनके ऊपर काफ़ी कुछ बढ़ रहा जी। है। अभी तक वो 2% 2.5% खर्च कर रहे थे जीडीपी का डिफेंस पर, अब उनको 5 से ज़्यादा करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि क्या हालत होगी उनकी इकॉनमी की। ये नॉन प्रोडक्टिव में ही तो जाएगा सारा का सारा, और अगर पुतिन विड्रॉ कर लेते हैं तो उनको और ज़्यादा उनको अपना लगाना पड़ेगा। जी। तो ये है, लेकिन देखिए कुछ इश्यूज जो हैं, ज़मीन वाली बात, अब जेलेंस्की जो हमेशा से कहते आ रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे, अब कह रहे हैं छोड़ेंगे, तो आगे कैसे लेके चलेंगे वो अपनी ये चीज़ें यूक्रेन में और बाकी जगह पर, कि कैसे वो होगा। फिर क्या रूस इस डील को या एग्रीमेंट से अधेर करेगा, क्योंकि देखिए इस पर अडिग रहेगा कि नहीं, क्योंकि 2014-15 में हुए थे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये भी है कि जो चीज़ हुई थी उस समय बातचीत, वो फॉलो नहीं की गई। नाटो नज़दीक इनके आ गया जो ये चाहते नहीं थे, तो वो सब चीज़ें होती रहीं, इसलिए इन्होंने इनको अपना करना पड़ा। दूसरा, जो चीज़ अभी अमेरिका चाहता है तो यूनिपोलर वर्ल्ड की हमारी जो कहते हैं एक तरह से कि ठेकेदारी बनी रहे जी। अब क्या पुतिन नॉर्थ कोरिया को साथ लेके चल रहे हैं, चीन को साथ लेके चल रहे हैं, ईरान को लेके चल रहे हैं, और चीन भी अपना अलग चाहता है, तो क्या ये चीज़ बनी रहेगी? जी। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी ट्रंप ने पहले देखिए, वही पहले प्रेसिडेंट थे जो 2 बार नॉर्थ कोरिया के उससे मिल चुके हैं, किम जोंग से। जी। और अभी भी वो चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है कि हम बात करेंगे न्यूक्लियराइजेशन के लिए। जी। चीन से भी वो बात करना चाहते हैं। तो क्या वो नॉर्थ कोरिया और चीन को तोड़ना चाहते हैं रूस से? जी। और रूस के ऊपर और प्रेशर बनाना चाहते हैं? जी। इसीलिए देखिए अभी जो बातचीत हो रही थी, इनके एनएसए और जनरल केथ केलॉग ने ही बोला है कि हम 3 महीने, उन्होंने जो टाइम्स में अपना इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने 100 डेज़ की बात की है, 3 महीने की बात की है। ये जगह तो 6 महीने की भी बात हो रही है। तो हो सकता है जल्दी में ना हो कि ये चीज़ किस तरह लेके चलें। फिर इसके साथ जेलेंस्की क्या वो हमेशा से वो हैं कि टेरिटरीज नहीं छोड़ेंगे, प्लस सैंक्शंस भी नहीं हटने चाहिए? जी। तो क्या ये हो पाएगा? ये सारी चीज़ें, ये इश्यूज हैं जिनको कि कहने का मतलब कि इतनी जल्दी ये 2 दिन में 4 दिन में ये इश्यूज ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जी। और जो एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन का डिवीज़न ही हो गया, क्या आगे और भी होगा? क्योंकि जो एरियाज कुछ रह गए हैं, रूस नज़दीक जाके यही कोशिश करेगा कि वो एरियाज अपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करें और आएँ जी रूस के साथ। हालांकि पुतिन तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि यूक्रेन को कायदे में वो कल्चरली और सोशली हर तरह से रूस के साथ है, रहा है, तो रूस का ही पूरा हिस्सा होना चाहिए। जी। फिर अगर देखा जाए तो अगर ये चीज़ हालत हो गई तो यूरोप का या नाटो का क्या होगा? जी। उनको भी तो डर बना रहेगा। जी। क्योंकि इतनी जल्दी तो उनके सिर पर से जो खतरा है वो हटेगा नहीं। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के होगा नहीं इसके ऊपर। और विद इन यूरोपियन यूनियन भी देखिए बहुत एग्रीमेंट नहीं है हर एक चीज़ पर, वो भी चाहते हैं कि ख़त्म हो। आप देखिए जर्मनी फ्रांस एक उस पर नहीं है। जी। पोलैंड ने अभी बोल दिया है कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए यूक्रेन, क्योंकि बिल्कुल बगल में तो सबसे पहला अगर कुछ झेलेगा तो ये पोलैंड झेलेगा। जी। और उसको सबसे ज़्यादा डर है वहाँ से। तो ये सब चीज़ें लेकर के कुछ अभी भी संशय बने हुए हैं इसके ऊपर। लेकिन जिस तरह लग रहा है कि ट्रंप और उनकी टीम आगे बढ़ना चाहती है, पॉजिटिव सिग्नल्स पुतिन से मिले ही मिले हैं, और बातचीत करके बाकियों से भी पॉजिटिव सिग्नल्स लेकर के मुझे लग रहा है कि ट्रंप आगे बढ़ेंगे और पुतिन भी साथ में आ ही जाएंगे। जी बिल्कुल सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप और अमेरिका के बाद अब यूएई के दौरे पर हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्यों में भारतीय विदेश मंत्री की इन यात्राओं का क्या रणनीतिक महत्व है? देखिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक अपना अलग ही मैं कहूँगा कि एक उन्होंने अपनी छवि कायम कर ली है विदेश मामलों के
और उसके लिए सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, जी विश्व में भी अब उनको इस उसी रूप में पहचाना जाने लगा जी। है। दूसरा टेन्योर है वो तो मैं कहूँगा पहले ही टेन्योर में उनको ये चीज़ हासिल हो गई थी। जी और दोनों देश देखिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। जी जिस दिन इनॉग्रेशन था उसी दिन क्वाड की मीटिंग थी जी अमेरिका में जब ये गए थे, और अमेरिका में पहले ही थे जो जी। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, उनके विदेश मंत्री से मुलाकात हुई इनकी, जी। जहाँ बातचीत हुई। जी। और उसके बाद अब ये सीधा यूएई में गए हैं, वहाँ पर जहाँ 27 से 29 आज तक मतलब उनका दौरा है। जी और देखिए भारत और यूएई का तो काफ़ी मजबूत और प्रगाढ़ जिसे कहते हैं रिश्ता हो गया है पिछले कुछ सालों में। जी आप देखिए मतलब इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो हमारे प्रधानमंत्री तो 7 बार जा चुके हैं, जी और उनके राष्ट्रपति जो अल जायद हैं वो आ चुके हैं 4 बार जी भारत में। तो मतलब उस तरह इससे ज़्यादा इतनी विजिट्स तो कहीं नहीं हुई हैं जी दोनों की। उन विजिट्स में सिर्फ यही नहीं था कि इम्पोर्टेंस के इलावा में देखिए यूएई का अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है मिडिल ईस्ट में। सबसे ज़्यादा ताकतवर, आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति यूएई की है। जी। और इस बीच में बायलैटरल हमारा उनसे के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कई जगह एग्रीमेंट हुए हैं। देखिए उनके साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है जी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, जिसको कि यूरोप तक ले जाना है। वहाँ पर एमयू जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेड पर, इकोनॉमी और ट्रेड पर अलग से ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हुई है। यूपीआई के मामले में, यूपीआई जो हमारा है यूनिफाइड जो इंटरफेस है पेमेंट्स का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको जो है जो यूएई का इंटरफेस है आनी आनी जो है उसके साथ जोड़ दिया गया है। जी। तो ये भी जो है एक तरह से इंस्टेंट प्लेटफॉर्म हो गए हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए दोनों देशों के बीच में। फिर जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, रुपे, जी हमारा रुपे और उनका आई थिंक जयान है जी वो भी आपस में जो है इंटरलिंक कर दिया है। जी तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हुई हैं। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ बना रहे हैं, और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलग से उनकी हुई है उनके साथ। तो और सबसे बड़ी चीज़ देखिए बैप्स टेम्पल मंदिर जो बना पिछले साल वहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जब रिश्ते इतने प्रगाढ़ होते हैं तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में जैसे हमने कहा था कि सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी जो ट्रीटी है वो भी है उनके साथ हुई है। जी। और हम उनके साथ वेपन्स इक्विपमेंट्स के मामले में भी हमसे वो खरीद रहे हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ी हैं। तो इस चीज़ों के में था। और दूसरा था कि देखिए रायसीना डायलॉग जो यहाँ होता रहता है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। जी। ये पहला जो है मिडिल ईस्ट में अबू धाबी में शुरू हुआ है, जी जिसमें कि पहला उद्घाटन ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। जी तो बहुत बड़ी बात है। और इम्पोर्टेंस इसलिए कि यूएई गल्फ में एक बहुत बड़ा मायने रखता है अपने लिए। जी। यूएई है, सऊदी अरेबिया है, दोनों के साथ अच्छे संबंध है, क्योंकि यूएई जो है गल्फ रीजन जो है इंडिया का, भारत का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 180 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पार्टनरशिप है। और उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं ऑयल और बाकी चीज़ों के लिए। जी। और गल्फ में तकरीबन 9 मिलियन के आसपास, 9 मिलियन मीन्स 90 लाख भारतीय हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है वहाँ पर। और मेडिटेरेनियन जो है जी वहाँ से मैक्सिमम ट्रेड जाता है, 80 बिलियन की तकरीबन होता है। आप समझ लीजिए कि हम कितना हमारे लिए ज़रूरत है। तो ये जो है दूसरी चीज़ है। दूसरा, भारत भी की जो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, महत्ता ग्लोबल ऑर्डर में, जी वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़ में। क्योंकि भारत एक ऐसा देश अब आगे आ रहा है जो सस्ती और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, दे सकता है, उनकी मदद कर सकता है। साथ ही सस्ती
दामों पर, जी अच्छी क्वालिटी, उच्च क्वालिटी, कम कीमत पर, जो बाहर हम जानती हैं कि कितना ज़्यादा देना पड़ता है। जी तो ये इससे पहले देखिए इनके जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो 12 दिसंबर को हमारे यहाँ आए थे। जी तो एक बैकग्राउंड था बीच में, जिसमें कि फोर्थ इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, उसके लिए आए थे। जी 15 तारीख को हुआ था दिसंबर में। तो ये सब चीज़ें चलती रही थी, जिसको आगे बढ़ाया गया है। और भारत के लिए एनर्जी ट्रेड है। एक देखिए बीच में बहुत बड़ा 4-5 साल पहले जो हमारे वहाँ वर्कर्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ खबर जो है अच्छी नहीं आई थी, बल्कि ख़राब खबरें आई थी वहाँ से, और बहुत चिंता का विषय था, जो कि उसके बारे में काफ़ी बात हुई और अब उसमें बहुत फ़र्क आया है। जी तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए। गल्फ़ से इन्वेस्टमेंट आना बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी इन्होंने कर दी है बातचीत, $20 बिलियन तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है यूएई ने, जी सऊदी अरब, यूएई, इन्होंने सबने जो है कतर ने, तो इन्होंने काफ़ी कुछ बात की इसके बारे में। अब देखा जाए आगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि देखिए अभी भी भारत उस इलाके में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है। वहाँ पर हमारी शिप्स, इंडियन नेवल शिप्स मौजूद रहती हैं मेडिटेरेनियन में, उस इलाके में। तो काफ़ी चीज़ें हैं, उनके साथ हमने एक्सरसाइजेज भी की हैं, यूनाइटेड अरब मिलिट्री एक्सरसाइजेज जी यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ, इनके साथ होती रही एक्सरसाइजेज। और गल्फ़ के लिए देखिए उनके लिए भारत का भी इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है उनको, क्योंकि भारत एक मिलिट्री पावर है। जी ठीक है, इतने लेवल में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे नज़दीक और जो ट्रस्टेड पार्टनर बनेगा भारत उनके लिए। हालांकि अमेरिकन और बाकियों की बेसेस वहाँ हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर। जी तो ये चीज़ उनको भी पता है कि गल्फ़ को भारत की ज़रूरत एक बोथ इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर दोनों हिसाब से है। जी दूसरा जो है जैसे मैंने कहा था, डिफेंस वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी भारत दे सकता है, जो उनको बाहर जो है कम, बाहर से कम उसमें, और उनके जो इन्वेस्टमेंट भारत में होंगे उस पर उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा जी बजाय बाकी जगहों से। स्किल्ड वर्क फोर्स, भारत ने अरे स्किल्ड मिशन जो है ऑलरेडी चालू कर रखा है, और स्किल्ड वर्कर्स उनको आसानी से यहाँ से मिल सकते हैं, तो भारत के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ देखिए एक बैलेंस उनको भी बनाना है चीन, भारत और अमेरिका के बीच। जी तो भारत उनके लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा जी कि वो इसमें दोनों चीज़ों में उनके चीज़ें रहेगी। लेकिन देखिए फिर भी कुछ चैलेंजेस तो हैं जी बीच में, जिसको ध्यान देना पड़ेगा, और वो है बेसिकली जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है मिडिल ईस्ट का, वो माहौल ना पहले कभी ठीक था ना अभी है। जी अब भारत इजराइल के साथ अच्छे संबंध रख रखा है, जी। हालांकि फ़लस्तीन के साथ भी है, लेकिन इसको कुछ देश बहुत अच्छी तरह नहीं देखते। जी तो ये चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी चैलेंजेज हैं। इसके बाद जो साथ में है, बहुत काफ़ी दिनों से कोशिश चल रही है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो भी जो है थोड़ा पीछे चल रहा है जी उस पर भी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हैं। और कुछ देश जैसे कुछ पाकिस्तान जैसे हैं, चाहे 2-4 ग्रुप्स हैं जो भारत को बीच बीच में एंटी इस्लामिक दिखाते रहते हैं, जी। बताते रहते हैं, जबकि भारत में टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तो कहीं है ही नहीं है, इतनी किसी देश में नहीं है। जी उसमें उनके हिसाब से 8-10 कंट्रीज बन सकते हैं, देश बन सकते हैं जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी एक ऐसे नैरेटिव बनाया जाता है जो कि संबंधों में कभी कभी थोड़ी दरार सी लगता है कि पड़ेगी। तो एक कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं है। वो लोग अब रियलाइज़ करने लगे हैं कि ये एक नैरेटिव बनाई जा रही है जो ऐसा है नहीं। आके वो खुद देख चुके हैं, हमारे जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो अच्छे एम्बेसडर्स हैं, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो आप दुबई और कहीं भी जाइए, देखिए भरे पड़े हैं लोग हर एक चीज़ों में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। हेल्थ केयर में भारत काफ़ी आगे, और गल्फ़ काफ़ी लोग आते हैं उधर से जी भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। तो
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे एक अच्छा माहौल वहाँ बन रहा है और इसको भारत को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ट्रस्ट जो बिल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे तो दोनों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए FDI वो गल्फ से आ सकता है। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने खासतौर पर भारत अमेरिका और भारत चीन और भारत UAE संबंधों को लेकर जो नए समझौते हुए हैं या जो वार्ताओं का दौर चल रहा है या जो विजिट चल रही हैं, उससे क्या कुछ नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं, उनका क्या रणनीतिक महत्व है, ये आपने विस्तार से समझाया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी क्या ताज़ा अपडेट है ये आपने बताया, और डोनाल्ड ट्रंप का जो सीक्रेट प्लान जो कि कहा जा रहा है कि लीक हो गया है, उसमें क्या बिंदु थे और किन बिंदुओं पर सहमति बन सकती है अगर युद्ध विराम होता है या युद्ध समाप्त होता है, क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी आपने पूरी जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को भी सर आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक और सारगर्भित बनाया है और इससे निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी बड़ा लाभ होने वाला है सर। तो आज के इस चर्चा से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।